नमस्कार एवरीवन। अगर आप एक सफल, दूरदर्शी और लोगों के दिलों में राज करने वाले राजनेता बनना चाहते हैं तो आज का इस शानदार वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीलम चंद्राकर जी से, जो लगातार 3 बार जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, जिनका लोगों के दिलों में बहुत बड़ा छाप है, जो जमीनी स्तर में जुड़ के काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं नीलम चंद्राकर जी से और जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में। तो नीलम भी, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। अच्छा नीलम भैया, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ से हुआ, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुआ? मेरा जन्म तो मैं रहने वाला ही भरदा गांव से ही हम लोग रहने वाले हैं, और मेरा चूँकि मामा गांव है इसलिए वहाँ से मेरा जन्म हुआ। और भरदा मेरा गृह ग्राम है और कुरुद से हमारा ही मातृभूमि है, शुरू से हम लोग यहाँ पर रहते हैं। जी। और प्रॉपर कुरुद से मेरे पिताजी लगातार 15 साल तक यहाँ सरपंच रहे 3 बार के। जी। अच्छा भी, आपका एजुकेशन वगैरह कहाँ से हुआ है? एजुकेशन भी मेरा कुरुद से ही हुआ है पूरा। अच्छा। और हायर सेकेंडरी तक की मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद पापा जी के एक्सपायर होने के बाद मेरा पढ़ाई रुक गया। और जो हमारा दुकान है उस दुकानों को मैं संभालना और घर को भी संभालना एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट था। अच्छा भैया, इसी में एक क्वेश्चन जोड़ना चाहूंगा कि जैसे आजकल के एक ट्रेंड है, पहले भी ऐसा ट्रेंड चल रहा था कि भाई अगर कोई घर में बैठा है तो पेरेंट्स सोचते थे नहीं, इसको डॉक्टर ही बनाना है, इसको इंजीनियर ही बनाना है, इसको एडवोकेट बनाना है, टीचर बनाना है। तो आपका रुझान पॉलिटिक्स में फिर कैसा है? मैं वही बताया ना, क्योंकि क्या है, बिजनेस सेक्टर से हमारे पापा जी जुड़ गए और उसके बाद वहाँ पर लोगों का आना जाना जी, और लोगों की समस्याएं, लोगों का काम, सारा चीज़ को मैं देखता था बचपन से। तो मेरा झुकाव थोड़ा सा राजनीति की तरफ रहा शुरू से। स्कूल के समय भी मैं उपसाला नायक का भी चुनाव लड़ा। अच्छा। 9वीं क्लास में भी। जी। और चुनाव लड़ा, उसमें भी चुनाव जीता था। तो उस समय से रुचि रहा कि लीडरशिप करना है, लोगों के बीच लीड करके लोगों की जो समस्याएं हैं उसके लिए अपन लड़ाई लड़े और काम करें। ऐसी एक सोच शुरू से मनसा रही है। और कोई ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं था कि आपको ये काम करना है। एग्जैक्टली। तो व्यापार तो कर ही रहे थे, काम भी कर रहे थे, और कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं और साथ में राजनीति से भी जुड़ गए। लेकिन विषम परिस्थितियों पर मेरे को एक समय था जब अब पापा जी एक्सपायर हुए, तो उस समय फिर मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट था कि पढ़ाई भी कैसे आगे बढ़ेंगे। दूसरा, घर परिवार सब हम बच्चे थे, तीनों सिस्टर की शादी हो गई थी और हम दोनों भाई छोटे थे उस समय, और बिजनेस भी फैला हुआ था। सब चीज़ को देखने के लिए हम लोग को बड़ा सोचने समझने की शक्ति नहीं थी, क्योंकि अचानक हुआ। हाँ, वो अचानक ही ऐसे सडनली हुआ कि किसी को ऐसा सोच ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तो बहुत 2 साल हमको सर्वाइव करने में लगा। मेरे को सेवा दल का अध्यक्ष ही बना दिया 96 में। 96 लास्ट में दिसंबर में मेरे को सेवा दल का अध्यक्ष बनाए। और उसके बाद से लगातार मैं 2-3 शिविर भी लगवाया। हाँ, सेवा दल का। उसमें चंपारण में एक बड़ा शिविर हुआ था जिसमें विद्याचरण शुक्ला जी उस समय हेलीकॉप्टर से आए थे। हमारे लिए बहुत बड़ी बात रहती थी। 96 में इस टाइम चंपारण में हेलीकॉप्टर से हमारे प्रोग्राम में आए थे। तो वो 1 हफ्ते का हमारा शिविर था। वो शिविर में मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे हमको दिनचर्या बनाना है, रहना खाना, कितने बजे उठना, कितने बजे साफ सफाई स्वयं करना है, और कपड़े भी अपने साफ सफाई खुद करना है, और जहाँ रहते हैं वहाँ पर एकदम स्वच्छ रखे। ऐसे मतलब सारी चीज़ों को अपने को सीखने को मिला वहाँ, और वही सब चीज़ों से मैं मोटिवेट होकर के काम करता रहा। फिर 98 में मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना। तो उस समय गुरमुख सिंह होरा जी यहाँ पर विधायक थे। तो उस समय भी यूथ कांग्रेस मतलब एक बहुत बड़ी बात होती थी उस समय। तो यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना, 2 साल 2.5 साल लगभग मैं यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रहा। फिर ऐसा लगा कि यार मेरे काम में भी मैं पीछे हो रहा हूँ, तो मैं काम को भी फोकस किया। क्योंकि राजनीति बस से ही हमारा जीवन नहीं चल सकता, क्योंकि राजनीति तो सेवा है। हाँ, सेवा है, और एक सबका नेचर होता है। तो राजनीति हम लोग सेवा के हिसाब से देखें, इसलिए हमारे नेचर में लगा कि हमको इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ काम चाहिए। तो पुराने जो काम हैं उनको फिर से हम लोग इस्टेब्लिश किया, और काम धंधे में भी मैं थोड़ा सा ज़्यादा रुचि लिया। फिर 2006 से मैं एकदम मतलब फोकस करके राजनीति में और रुचि लेना चालू किया कि मुझे इसको आगे और लेके जाना है। एक विज़न बना के चला कि लोगों के हर गांव तक, जैसे मेरा विधानसभा में 158 गांव या 60 गांव जो आता है, उस गांवों में हर लोगों तक के मैं कैसे पहुंचूं, हर कार्यकर्ताओं तक कैसे पहुंचूं,
उसमें क्या है 3-4 चुनाव में मुझे काम करने का मौका मिला। तो गांव में जब जाता था तो लोगों की जो समस्याएं और अपनी बात को रखते थे कि तुम चुनाव के समय आए हो मिलने, इसके पहले कोई पूछता नहीं है, कोई हमको उस समय ध्यान देता नहीं, कोई हमारी समस्याओं को सुनता नहीं है। यही सब शिकायतों को मैं बार बार सुनता था गाँव में जाके। उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ, पवन दीवान जी के चुनाव लड़े, उसमें भी गया। श्यामाचरण जी चुनाव लड़े, उसमें भी गया। 2003 में फिर दीपा साहू जी का चुनाव लड़े, उसमें भी गया। तो सब में जब गांव-गांव गया तो लोगों की समस्याओं को देख के मैं व्यथित हुआ कि कार्यकर्ता हमारे लिए जी जान लगा करके मेहनत करते हैं और जिस हिसाब से मेहनत करते हैं उस हिसाब से हम उसको सम्मान नहीं दे पाते हैं। इस कारण से कहीं न कहीं जब हम 100% में थे, आज हम 50-50 40-60 के रेशियो में आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारी कमजोरी है। इस कमजोरी कैसे दूर करें, ये सब चीज़ों को सोच करके फिर मैंने सोचा कि हर गांव के कार्यकर्ताओं तक हमारी कनेक्टिविटी मजबूत रहनी चाहिए। हम चुनाव के समय बस ना जाए उसके पास, और काम के समय ही हम उनको पूछेंगे तो वो स्वाभाविक बात है कि कार्यकर्ता नाराज होता है। तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि हम चुनाव के टाइम ही उपलब्ध नहीं, हम 12 महीने उपलब्ध रहें उसके सेवा में 24 घंटे। ये विज़न लेकर के मैं 2006 लास्ट से मैं चालू किया और मैंने पूरे जितने भी विधानसभा के अंदर गांव आता है उस गांव में मैं गया और सब कार्यकर्ताओं से मैं मुलाकात किया, जाकर पर्सनली। लगभग 1.5 साल में मैं कंप्लीट मुलाकात हुई मेरी, क्योंकि गांव में जा रहे हैं तो कोई मिलता है, कोई नहीं मिलता है। और कभी 4 लोगों से मुलाकात हुई, 4 लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई। तो लेकिन मैं अपने विज़न को पूरा ईमानदारी के साथ 1.5 साल में पूरे विधानसभा के प्रत्येक कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया। उसका एडवांटेज ये मिला कि सबको लगा कि कोई न कोई एक नया चेहरा आ रहा है जो सामने लोगों काम के लिए सामने में खड़े हो रहे हैं। तो मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे चुनाव लड़ना है या मुझे कोई बड़ा विज़न लेके आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो गांव में हम जो सुने, मैं जितने 3 चुनाव में गया तो 3 चुनाव में जो गया कार्यकर्ताओं का दर्द देखा हूँ, उस दर्द के आधार पे मैं अपना यहाँ पर सोच बनाया कि सबके बीच में मैं आसानी से उपलब्ध रहूँ और आसानी से सबके साथ मैं मुलाकात करके काम करने की कोशिश करूँ, और इसी विज़न के साथ मैं काम किया हूँ और उसका सफलता मुझे मिला। 2008 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें तीसरे नंबर पर मेरा विधानसभा में नाम भी गया था। अच्छा। सर्वे में भी मेरा नाम आया था। तो उस समय मैं जानता हूँ अभी हमारा मैच्योरिटी नहीं था या हम उस लायक अभी नहीं बने थे, तो हम उस उम्मीद में रखे भी नहीं थे कि हमको विधानसभा लड़ना है। लोगों के तक पैठ बनाना है, लोगों तक पहुँचना है, लोगों को आत्मविश्वास, उनका विश्वास जीतना, ये सबसे हमारे लिए महत्वपूर्ण था और उस आधार पर मैं काम किया। और 2008 में लेखराम साहू जी की टिकट मिला और हम लोग पूरी ताकत लगा करके जो इस क्षेत्र के अंदर कुरुक्षेत्र में जो जंगल राज चल रहा था उस लड़ाई के लिए हम लोगों ने पूरी ताकत लगाए, पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता ताकत लगाए और उसका परिणाम निकला कि हम लोग चुनाव जीते। 5 साल उनका कार्यकाल रहा। उस दरमियान भी बिल्कुल हट कर मेरा सब लोगों से मिलना, आना जाना, तहसील में प्रॉब्लम है, थाना में समस्या है, जनपद में समस्या है, जिला पंचायत में है, कलेक्टर में है, एसपी में है, उस समय भी मैं जाकर के उनके काम के लिए सहयोग करने की पूरी कोशिश करता था। उसके बाद 2013 के चुनाव तक के वहाँ पर उस समय जो भी कमी रही होगी उसके कारण से हम लोग चुनाव हार गए। और फिर 13 के बाद मैंने विज़न बना लिया कि कुरुद विधानसभा को एक बार फिर से यहाँ मजबूती से पार्टी को जिताना है और इसलिए जी तोड़ हम लोग मेहनत भी किए। तो उस दरमियान लोगों तक एक एक गांव में जाकर के जो संपर्क पहले था उसी संपर्क को और मजबूत करने की कोशिश किए। मैं 2008 के बाद आगे मैं बढ़ गया था। 8 के बाद जब 9 में जिला पंचायत जनपद का चुनाव हुआ तो जिला पंचायत चुनाव लड़ने के लिए मेरे को बहुत लोग बोले, चूँकि यहाँ इस क्षेत्र में पूरी महिला सीट हो गई कुरुद ब्लॉक में। यहाँ पर 4 सीट हैं, चारों सीट महिला हो गई, तो 1 सीट मात्र मगरलोड ब्लॉक में पुरुष था और ट्राइबल एरिया था, लेकिन कुरुद विधानसभा में आता था। तो मैं फिर उस ब्लॉक में जा कर के चुनाव लड़ने के लिए निर्णय किया। तो वहाँ भी मैंने शुरुआत किया कि जिस दिन आरक्षण हुआ उस दिन से मैं शुरुआत से सुबह से टिफिन लेकर के एक एक गांव के कार्यकर्ताओं को, चूँकि मेरे लिए एकदम नया था वो, एकदम नया था, मगरलोड ब्लॉक मेरे लिए एकदम नया था, मैं गया नहीं था कभी। और वहाँ पर मैंने पहले सोचा कि विजन के साथ पहले कार्यकर्ताओं से मिलूं, उनकी मंशा क्या है उसको समझूं,
और उनकी मंशा के अनुरूप काम करूँगा। चुनाव लड़ना ही मेरा उद्देश्य नहीं था। तो मैंने लगभग 17-18 दिन में मैंने 34 गाँव को पूरा घूम करके एक एक कार्यकर्ताओं से मिला। लेकिन मेरे लिए चैलेंजिंग था कि दूसरे ब्लॉक में हूँ और दूसरे ब्लॉक से हूँ, और पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ना बहुत बड़ी बात हो जाती है दूसरे ब्लॉक से। तो टिकट देंगे कि नहीं देंगे पार्टी से मुझे अधिकृत प्रत्याशी घोषित करते हैं पार्टी से, तो करेंगे कि नहीं करेंगे, इन सब चीज़ों को सोच के संशय था। चुनाव लगभग मैं उस समय 8,200 वोट से चुनाव जीता हूँ। हाँ, मात्र 17 दिन के मेहनत से, बस यही है कि उस 17 दिन को ईमानदारी से कहा। मैं टिफिन लेकर के सुबह से निकलता था जनसंपर्क में, जबकि उस समय ना मुझे अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया था, न उस समय चुनाव चल रहा था। लेकिन 17 दिन मैंने पहले पूरे लोगों की मंशा को पहले समझने की कोशिश की। इसमें एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे आप बताएं कि 17 दिन तक कंटिन्यू आप वहां गए, उसके पहले आप बताएं कि जो आपके विधानसभा में जितने भी गांव हैं वहां भी हर एक कार्यकर्ता साहब मिलते थे, वो 1.5 साल लगा। हाँ। तो इतनी एनर्जी और इतना मोटिवेशन आप कहाँ से लाते थे? अब विज़न होना चाहिए, कुछ ना कुछ विज़न, बिना विज़न का आदमी काम नहीं कर सकता। विज़न जरूरी है और एक हॉबी है। मतलब मेरा शौक था लोगों तक के उनकी जाऊँ, समस्या समझूं, क्या उन लोग चाहते हैं, कैसे चाहते हैं। मैं उम्र कम था ना, जब 98 में मैं जब यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाए, तो मैं जब चुनाव घूमता था, गांव-गांव में जाता था, तो लोगों की यार ये सब समस्या बताते हैं तो करते क्यों नहीं, इन लोग बड़े नेता लोग, हमारे नेता लोग ये सब की समस्या पूरा क्यों नहीं करते हैं, या बार बार यही शिकायत क्यों आती है। तो मैं उसके ऊपर रिसर्च करने पूरा घुस गया कि एग्जैक्ट बात क्या है, दिक्कत क्या चीज़ की है, कहाँ दिक्कत आती है, गैप कहाँ पर है और हम फेल कहाँ पर होते हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर मैं ज़्यादा मूवमेंट करना चालू किया, और वो मूवमेंट करते करते मैं खुद अपना रास्ता बना डाला उसमें कि मेरे को अब इसी विज़न पर काम करना है। और जब वो विज़न बन गया तो जैसे मैं 1.5 साल यहाँ घूमा, तो वैसे ही यहाँ पर 1.5 साल घूमे, जैसा कि 4 घंटे 5 घंटे घूमते थे। लेकिन जब वहाँ पर 17 दिन की बात थी, तो 17 दिन में सुबह 6 बजे से निकल जाता था मैं, और रात को 12 बजे तक घूमता था। तो जिस काम को मेरे को 8 महीने में करना था, उसको मैं 17 दिन में करके दिया है। मतलब वो कोई खेत में भी गया कार्यकर्ता तो मैं खेत में जाता था, या जहाँ वो बैठा था वहाँ उनसे मिलने के लिए जाता था। मैं उनका विज़न पूछना चाहता था कि वो क्या चाहते हैं इस क्षेत्र में, लीडरशिप में क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए उसके हिसाब से, या आप जिसको नेता बनाना चाहते हो नेता में क्या गुण होना चाहिए। एग्जैक्टली, जरूरी। तो ये सब चीज़ों को बारीकी से मैंने समझा और उनके सोच के अनुरूप ढलने का अपने आप को मैं कोशिश किया हूँ। अच्छा भैया, जैसे अभी जब हम आजकल के पॉलिटिशियंस की बात करते हैं तो उनका एक व्यू अलग रहता है। मतलब अब हम लोग को देखते हैं कि चुनाव के टाइम में वो आते हैं, बाकी टाइम गायब रहते हैं, लेकिन आपका इस फील्ड में या आपके इस एरिया में बड़ा होल्ड है ना, कि अगर आप निर्दलीय भी अगर खड़े होते हैं तो भी काफी अच्छा वोट से आप आगे निकल जाते हैं जी। तो अब कैसे लोगों तक अप्रोच करते थे, कैसे मतलब वहां तक उन लोग से जाके जुड़ते थे? यही है, जैसे कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई, वो चैनल बनता है। जैसे कार्यकर्ताओं से डोर टू डोर जाए गए, कार्यकर्ताओं खुशी की बात ये होती है कि कोई तो व्यक्ति हमारे दुख सुख को पूछने आया, पहली बात। दूसरा, उनको एक खुशी होती है कि नीलम चंद्राकर हमारे यहाँ आए थे और हमारे से मिले और हमको हमारे बारे में हाल चाल जाने हैं। इसके पहले ये नहीं होता था। वो कुछ गांव के एक प्रमुख आदमी को जिम्मेदारी देते थे या पूछ लेते थे, बाकी लोग तो जानते ही नहीं थे कि कौन है बैसाखू राम, कौन है योगेश, कौन है मनोज, कौन क्या है, इसको कोई नहीं जानता था। लेकिन मैंने एक चाय पिलाने वाले कार्यकर्ता, दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता और छोटा से छोटा कार्यकर्ता तक पहुंचने का कोशिश किया। और जब मैं उनसे मिला तो उन लोग फिर अब सोचे कि यार नीलम भाई को मेरे यहाँ शादी हो रहा बुलाऊंगा, मेरे यहाँ घर में छठी हो रहा मैं बुलाऊंगा, नीलम भाई हमारे गांव आते हैं, हमारे यहाँ कुछ कार्यक्रम होगा तो हम इनको बुलाएंगे। ऐसे उनके मन में भी आ गई बात। अच्छा भैया, जैसे अभी आप बोले कि छठी में बुलाते थे, शादी में, तो क्या वैसे प्रोग्राम से जाते हैं? टोटल मेरा वही काम ही है। मैं रोज का 7 से 8 गांव इस कार्यक्रम में जाता हूँ, चाहे गमी का कार्यक्रम हो, चाहे छठी का कार्यक्रम हो, जन्मदिन का, या आपका शादी का प्रोग्राम हो, या घर का इनॉग्रेशन हो, किसी का दुकान का इनॉग्रेशन हो, ये सब कार्यक्रम में। और जितना मेरे पास कार्ड आ गया, अगर साल में अगर मेरे पास 2000 कार्ड आता होगा तो 1900 कार्यक्रम को अटेंड करता हूँ मैं।
छूटता नहीं है। मतलब मैं कहीं कहीं बाहर रहूँगा, जरूरी कामों में मैं बिजी रहूँगा, तभी नहीं जा पाऊँगा, नहीं तो कार्यक्रम मेरे से छूटता नहीं है। इस कारण लोगों से मेरा आत्मीय लगाव है। अच्छा भैया, इसमें कभी आपको नहीं लगा अरे यार कितना दूर गांव है, कौन वहां जाएगा, अरे यार छोड़ना यार, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं जाता, ऐसा अभी कभी आपको दिमाग में नहीं आया? वो तो सोच रखा ही नहीं हूँ ना मैं कभी। वो सोच रखा ही नहीं हूँ मैं बताया ना आपको, कभी नवागांव, चन्ना, चंसूर, बुढ़नी तरफ, भेंडरी तरफ कार्यक्रम हो जाता है, एक छठी या कोई गमी का कार्यक्रम, तो कभी कोर्रा, पचपेड़ी, भखारा तरफ कार्यक्रम हो जाता है, वो भी। और हाँ, दोनों डिस्टेंस में कम से कम 40 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। फिर वापस मैं वहाँ से कुरुद क्रॉस करके वहाँ का कार्यक्रम अटेंड करने जाता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि सामने वाला मुझे जो इच्छा से बुलाया है, जो प्यार से, हाँ, जो प्यार से बुलाया है, उसके पास मेरा जाना मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य है। मैं अपने पारिवारिक कार्यक्रम को छोड़ देता हूँ, लेकिन ना उनके कार्यक्रम को अटेंड करता हूँ। ये होता है मेरे से। कई बार तो बहुत ज़्यादा शादी करके घर के लोगों को भेज देता हूँ, रायपुर में शादी है तो तुम लोग जाओ, क्योंकि एक ही शादी अटेंड करूँगा, और यहाँ रहूँगा तो मैं 8-10 शादी अटेंड करूँगा, तो मैं रुक जाता हूँ और तुम लोग घर वाले लोग को भेज देता हूँ। तो ये कहीं न कहीं मेरा लगाव है उन लोगों से, कि आत्मीय लगाव। उन लोग जिस इच्छा से, और वो 4 बार फ़ोन भी करते हैं, कार्ड बस दे दिए ऐसा नहीं है, 4 बार फ़ोन भी करेंगे, भैया उस दिन आना अच्छा है, पहुँचना अच्छा है। तो उनकी बातों को भी रखना मेरे लिए एक आवश्यक समझता हूँ मैं। अच्छा भैया, इसमें एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर किसी पर्सन से अगर 2 आदमी मिलने आ जाए, दिन भर में 4 आदमी मिलने लग जाए, या 4-5 फोन आ जाए, तो चिड़चिड़ाने लगते हैं। लेकिन आप यहाँ बता रहे हैं कि आप डेली 7-8 विलेज में विजिट करते हैं, आपका तो सैकड़ों लोगों से रोज मिलना होता है, तो आपका कहीं मन में ऐसा नहीं होता है कि यार फिर ये आ गया, फिर क्या झंझट है, फिर चिड़चिड़ाहट? मैं आपको अपना डेली रूटीन बताता हूँ कि सुबह 10 बजे तक के मेरे लिए है। 10 बजे से घर में निकलने के बाद, लंच करने, ब्रेकफास्ट करने के बाद, उसके बाद मैं नहीं जानता कि अब मेरे को कहाँ जाना हो, क्या होना है। मैं आऊँगा सुबह तो कम से कम 2-4 गांव के लोग बैठे रहेंगे, उनकी समस्याएं हैं। उसके बाद फिर वो लाइन से चलते रहता है, तो 2 बजे 2:30 बजे तक कम से कम 15-20 गांव के लोग रोज़ के मेरे पास अपनी अपनी समस्या लेकर के आते हैं। तो उनकी समस्याओं को जहाँ तक मैं बन पड़े करने की कोशिश करता हूँ, और जितना हो सके काम उनका करने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद 2 से 3 बजे बाद फिर मेरा जो ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कार्यक्रम है, उसको 3 बजे के बाद का रखता हूँ। तो 3 बजे के बाद जाने के बाद ये गारंटी नहीं कि 12 बजे का कि 2 बजे का। तो कभी 2 प्रोग्राम है तो जल्दी हो जाता है, कभी 4 प्रोग्राम है तो लेट भी हो जाता है, और कम प्रोग्राम रहता है तो उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के यहाँ बैठने चले जाता हूँ। मतलब ये अपने दिनचर्या में आ चुका है ये। और इरिटेट होना वाली बात ही नहीं कि अपना लोगों से मिलने का एक शुरू से एक हमारा आदत बन गई है, और आदत हो गई है। लोग नहीं आएंगे, हो सकता है हम लोग इरिटेट हो जाएंगे। एग्जैक्टली। तो आदत हो गई, और लोगों से मिलते हैं और काम करते हैं, और रोज़ का ये हमारा दिनचर्या बन चुका है ये। और हमेशा मैं यही सोचता हूँ कि कल चुनाव है। अच्छा, कल चुनाव है। हम 5 साल बचे चुनाव ये नहीं सोचते कभी। हमारे लिए सोचते हैं कि चुनाव कल है, उस हिसाब से तैयारी रखो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। लोगों तक हमेशा हमें कनेक्टिविटी रहेगा, तभी हम उनके साथ जो दमदारी के साथ बात करना है, या दमदारी के साथ उनको कोई चीज़ के लिए हम काम देना है, तो हम बोल सकते हैं भाई मैं तेरा किया हूँ, तो हमारे लिए भी जान लगा के काम कर। अच्छा भैया, जैसे लोगों का मानना है कि राजनीति बहुत गंदा चीज है, मतलब अब कहीं भी आप बात स्टार्ट कर दी राजनीति के, बोलेंगे अरे भाई राजनीति से हमको दूर रहना है। लेकिन आप राजनीति में एक अलग फेस हैं, तो आपके लिए राजनीति का मायने क्या है? मींस आप कौन से विजन के लिए काम करते हैं? राजनीति का विजन तो मेन तो जनसेवा ही होना चाहिए। लेकिन लोग भटक गए हैं, जनसेवा से हट करके दूसरा अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए ज़्यादा राजनीति करते हैं। लेकिन मैं उस सेक्टर में कभी काम नहीं किया। मेरा सोच है, जैसे मैं बताया ना, मेरे फादर यहाँ पर 15 साल सरपंच रहे, उनका एक नाम चलता है। आज भी जो 50 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं, वो उनका नाम पूछोगे तो आपको उनके बारे में पहले 10 लाइन बताएंगे, उसके बाद उनका नाम बताएंगे। तो ये चीज़ को मैं चाहता हूँ कि लोग हमको एक ऐसा नाम या अपने एक छाप के रूप में हम छोड़े कि लोग हमको माने जाने कि हाँ नीलम चंद्राकर भी कोई चीज़ है, ये जो लोगों के लिए दिन रात मेहनत किया, काम किया। निगेटिव चीज़ों को छोड़ के हम पॉजिटिव चीज़ को लेना चालू किया, और उसी विजन के साथ मैं हमेशा काम किया हूँ।
कभी मैं ये नहीं सोचा हूँ कि मेरे को क्या फ़ायदा होगा राजनीति से। राजनीति को जन सेवा लेकर के हम हमेशा चले हैं और हम जन सेवा लेकर के ही काम करता हूँ। अगर मैं 60 टर्म वाला होता तो 3 चुनाव और ये मैं लड़ा तो तीनों चुनाव में जो रिजल्ट है वो रिजल्ट बताता है कि मैं कौन से टर्म में काम करता हूँ। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मैं चुनाव लड़ा हूँ, पहला चुनाव लड़ा तो 8,200 वोट से चुनाव जीता, दूसरा चुनाव लड़ा तो लगभग 12,000 वोट से चुनाव जीता, तीसरा चुनाव अभी 13,000 वोट से चुनाव जीते। मतलब हमेशा वोट बढ़ा है मेरा। उसके बाद इंडिपेंडेंट भी मेरे को चुनाव लड़ना पड़ा विधानसभा में। उस समय भी मैं 60,605 वोट पा करके दूसरा स्थान प्राप्त किया इंडिपेंडेंट में। तो ये जनता का प्यार है, लोगों की मेरे प्रति लगाव है, जुड़ाव है। आज उसी के कारण आज मेरा ये सब रिजल्ट रहा, जिसको मैं सर ऊँचा करके ही बोल सकता हूँ कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा हूँ। ये तो आदमी निर्दलीय भी यहाँ 500 वोट 1000 वोट पाने के लिए सोचता है। एग्जैक्टली। तो ये मेरा व्यक्तिगत एक कमाई था, ये लोगों के बीच में जो मैंने काम किया और जो जन सेवा किया। तो जन सेवा का जो ओरिजिनल कमाई अगर कोई देखना है तो इस चीज़ में आप देख सकते हो कि मैंने इंडिपेंडेंट में 60,605 वोट पाया हूँ। अच्छा भैया, जैसे अभी आपका विजन एक राजनीति का अलग है, बिल्कुल प्योर है, लेकिन आज की राजनीति में आप जब देखेंगे तो वहाँ पैसों का बोलबाला है, दारू मुर्गा का बोलबाला है। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि अगर ये वाले लाइन को मैं अगर ना पकड़ूं, मतलब पैसा बांटने वाला, दारू मुर्गा वाला, तो आप राजनीति से बाहर हो जाएंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। राजनीति जैसे आप बनाना चाहोगे वैसे बनता है। ये लोगों की सोच है। कुछ जो शॉर्टकट में आगे बढ़ना चाहते हैं और जिनको अनुभव नहीं है तो वो क्षणिक राजनीति के लिए सब चीज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं क्षणिक राजनीति को कभी महत्व नहीं दिया हूँ। भले उसके लिए मेरे को स्ट्रगल करना पड़ रहा है और बहुत सारे चैलेंजिंग है, उस चैलेंज को मेरे को आगे लेना पड़ रहा है। उसका कारण है कि मैं शॉर्टकट राजनीति नहीं कर रहा हूँ। मैं लॉन्ग टर्म राजनीति करना चाहता हूँ और लॉन्ग टर्म लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। लोगों के बीच में रह करके उनके जन भावना के अनुरूप कार्य करके हम आगे बढ़ें। पद मिले ना मिले, हमारी क्वालिटी जो है, हमारे काम करने का तरीका वो चेंज नहीं होना चाहिए। पद के लिए अगर हम लड़ेंगे तो लोगों के बीच में जो हमारी एक पहचान है वो पहचान समाप्त हो जाएगी। मैं अगर चाहता अन्य चीज़ों के लिए लड़ने के लिए तो मैं कई प्रकार से छल प्रपंच करके भी चुनाव जीत सकता था। लेकिन मैंने जन भावना के अनुरूप, और लोग चुनाव खुद लड़े मेरे साथ में, आम जनता लड़ी है। मेरे रैली में बिना बुलाए लोग 20,000 लोग इकट्ठा हो गए और 20,000 लोग अपने अपने घर घर में जा कर के खुद काम किए। तो स्वाभाविक चीज़ है, पैसे से डैमेज होता है और दारू मुर्गे से भी डैमेज होता है। वो चीज़ रिजल्ट भी दिखा है कि सामने वाला सब प्रकार के किया तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव दिखा और लोग कुछ बदल भी जाते हैं। तो सभी का हम गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन लोग जो अच्छे लोग हैं वो हमारे साथ चले हैं और हमारे साथ काम किए। अच्छा नीलम भैया, जैसे अभी के जो यूथ हैं जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? मीन्स उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? अभी देखो क्या है, मतलब बड़ा गंभीरता वाली बात है। मैं जब राजनीति की शुरुआत किया लगभग 22-23 साल पहले, तो उस समय राजनीति का पैटर्न अलग था। लोगों को जन सेवा, जन भावना, ये सोच थी थोड़ा। अभी जो न्यू जनरेशन आ रहे हैं वो सब लोग सोचते हैं कि राजनीति में आए तो ठेकेदारी मिलेगा, राजनीति में आएंगे तो हमारा पावर रहेगा, हम लोग पैसा कमाएंगे। कोई बड़ा लीडर बनना है या बड़ा विज़न लेके चलना है, ये सोच नहीं रखते। ये एक बड़ी कमी है। तो जितने भी हमारे यंगेस्ट अगर आना चाहते हैं तो कम से कम पहले विज़न बनाएं कि मुझे करना क्या है राजनीति में, और उस रास्ता को चयन करें और उसको अक्षरशः ईमानदारी से पालन करना जरूरी है। अपने आप को धोखा नहीं देना है कि आज बस मैं फला पोस्ट में अध्यक्ष बन गया, आज मैं फला पोस्ट का जिला अध्यक्ष बन गया, आज मैं फला पोस्ट का प्रदेश अध्यक्ष बन गया। ये पोस्ट से आपका डिग्निटी नहीं बन सकता। आपको लोगों के बीच अपनी छाप छोड़नी पड़ेगी ताकि लोग आपको खुद प्रपोज करें कि आपको ये बनना है। लोगों से नाम आना चाहिए कि आपको ये पद के लायक हो। ये विज़न होना ज़रूरी है। दूसरा, शॉर्टकट में अगर काम करोगे तो लंबा नहीं चल सकते। यंग एज में जितने भी लीडर्स रहे, लीडर वो होता है अपने आप उभरता है वो।
जितने भी बड़े लीडर आप लोग उनका पास्ट देखो कि कोई छात्र राजनीति से, कोई कॉलेज की राजनीति से, कोई किसान के नेता के रूप में, मतलब कहीं न कहीं से लीडरशिप उभरता है। कोई रेडीमेड पैदा नहीं होता लीडर, या रेडीमेड वो कोई उसको आगे नहीं बढ़ाता। रेडीमेड वाले ज़्यादा लंबे नहीं चलते हैं, लेकिन जो लीडर पैदा होता है वो अपना हुनर निकाल करके खुद बाहर आ जाता है वो, और कई लोग को दबाया भी जाता है। तो वही है कि दबते इसलिए हैं, लीडरशिप रहता है, लेकिन दब किस लिए जाते हैं कि हम बहुत जल्दी मॉरल डाउन कर लेते हैं, अपने आप को सोच देते हैं अरे मेरा तो कोई बॉस नहीं है यार, मेरा कोई पकड़ नहीं है, मेरा कोई सहयोग करने वाला नहीं है, मेरा आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मेरा इसमें लाइफ नहीं दिख रहा है। मतलब बहुत जल्दी हरासमेंट हो जाते हैं, और उसके चलते उन लोग फ्रस्ट्रेशन में छोड़ देते हैं या घर बैठ जाते हैं, दूसरे काम में लग जाते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, ये इस्टेब्लिशमेंट तो हमेशा है। आप कोई भी जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो एकाएक कोई आदमी आगे नहीं बढ़ता, सब में इस्टेब्लिशमेंट है। तो वैसी राजनीति में भी इस्टेब्लिशमेंट है, कभी अच्छा रहेगा टाइम, कभी बुरा टाइम रहेगा। तो इसमें कभी हताश नहीं होना चाहिए कि यार मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मेरा कोई सहयोग करने वाला नहीं है, लोग मेरे को पसंद नहीं कर रहे हैं। लोग पसंद नहीं करें तो कैसे पसंद करें, हम इसके ऊपर काम करें। हम अपनी माइनस चीज़ों को आकलन करें कि हम आत्मसात करें कि हमारी कमी क्या है, और उस कमी को दूर करने का प्रयास करें। लोग ऑटोमेटिक आपके साथ जुड़ेंगे। तो इसके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस नहीं है तो आगे बढ़ना मुश्किल है। तो विज़न ले, पेशेंस रखें, और कोई भी रास्ता में अगर पकड़ रहे हैं तो अच्छे से उस रास्ते में चलना चाहिए। बार बार रास्ता नहीं बदलना चाहिए। क्या मैं फला के साथ इतना दिन से घुमा हूँ, मेरा कोई काम नहीं हुआ, मैं फला आदमी के साथ कितना दिन तक घुमा, मेरा कोई फायदा नहीं हुआ। तो ऐसे जहाँ सोच ला दिए, निगेटिविटी सोच जहाँ ला लिए, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। संघर्ष तो करना पड़ेगा। जीवन में हम पैदा हुए हैं तो मृत्यु तक संघर्ष है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक के संघर्ष रहेगा। आज कोई मंत्री बना वो भी संघर्ष कर रहा है, मुख्यमंत्री बना वो भी संघर्ष कर रहा है, प्रधानमंत्री बना वो भी संघर्ष कर रहा है। ऐसा नहीं कि उन लोग आराम से बैठे हैं। संघर्ष सबके जीवन में है। पद आ जाता है तो पद को बचाने के लिए संघर्ष करता है, और पद नहीं रहता तो पद पाने के लिए संघर्ष करता है। तो संघर्ष सभी में है। और जो लोग बोलते हैं राजनीति खराब चीज़ है, ये उनकी सोच, निगेटिव सोच है। ये कौन सा सेक्टर है जो खराब नहीं है? हाँ, अगर नेगेटिव टर्म्स में देखा। हाँ, आप अध्यात्म में जाओ, अध्यात्म में भी कंपटीशन है। बिल्कुल। हाँ, बिजनेस में कंपटीशन है, सर्विस में भी कंपटीशन है, और कोई भी अन्य जो भी सेक्टर में आप काम करोगे, आपको सभी कामों में कंपटीशन लगेगा। आज बड़े बड़े संत महात्मा भी ब्रांडिंग करते हैं। बिल्कुल। तो अपन सोचेंगे कि राजनीति बस ही खराब है। आप जिस सेक्टर में घुसोगे आपको उसमें खराबी नजर आएगी, लेकिन आप पॉजिटिव जब सोचोगे तो जिस सेक्टर में जाओगे आपको पॉजिटिव नजर आएगा। तो अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, आगे बढ़ते जाओगे। जिस सेक्टर में जाना है, कोई जरूरी नहीं राजनीति हो, जिस चीज़ में जाए, लेकिन ये है कि पढ़े लिखे लोगों को और सभी लोगों को कम से कम राजनीति में रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि राजनीति ही एक ऐसा स्तंभ है जो दुनिया के, देश की पूरे अर्थव्यवस्था को सिस्टम में लाने वाला व्यवस्था के रूप में है। चाहे वो प्रदेश में हो चाहे देश में हो, अर्थव्यवस्था बनाने वाले कौन है? राजनीतिक लोग हैं। और प्रदेश को संचालन करने वाले कौन है? राजनीतिक लोग हैं। जब अच्छे लोग जाएंगे नहीं तो अच्छा कार्य होगा कैसे? तो अच्छे लोग सोचते हैं राजनीति खराब है, तो आप तो खुद ही बोल रहे हो, खराब आदमी व्यक्तियों को आप भेज रहे हो, और उसी का अंदर खराब माहौल ही पैदा होगा। आप अच्छे लोग अगर चुन के आते जाएंगे तो अच्छा माहौल बनते जाएगा। अच्छा नीलम भैया, इसमें एक फाइनल क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि जो भी बडिंग पॉलिटिशियंस है, मीन्स जो यूथ आना चाहते हैं, वो ऐसी क्या क्या गलतियां हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए? अब गलतियां क्या है? देखो, लोग कुछ तो ऐसा रहता है कि बड़े पावर में आ जाते हैं या बड़ा सेलिब्रिटी बन जाते हैं, तो उनको बाकी लोग छोटे नज़र आ जाते हैं। मतलब उससे वो डिटैच हो जाते हैं। हाँ हाँ, तो उनको ये लगता है यार ये छोटा सा आदमी मेरे को ऐसे बोल रहा है, ये छोटा आदमी मेरे को सिखा रहा है, ये आदमी मेरे को बता रहा है कि मेरे क्या करना है। अपने आप में एक उनके वो आ जाती है ईगो कि यार मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी हूँ या इतना बड़ा आदमी हूँ, इतना बड़ा मेरा प्रोफाइल है, और ये हमको बता रहा है। और उसी समय जब वो गलती करना चालू करता है तो उस समय उसको रोकने वाला कोई नहीं रहता है। तो वो गलती होते रहती है। आज मैं जितने भी मैं काम करता हूँ दिन भर में, कभी धोखे से भी मैं किसी को कोई
पलट के अगर जवाब दे दिया तो शाम तक मेरे को ग्लानि होता है कि मैं यार उस आदमी को ऐसे बोल दिया यार। तो मैं दूसरे दिन बुला के उससे बात करता हूँ कि यार थोड़ा सा भीड़ भाड़ में था तो मैं ऐसे बोल दिया। तो मैं अपने आप को आत्मसात करता हूँ कि गलती मेरी क्या हुई है और उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ। और कभी अच्छा पद आ गया, प्रतिष्ठा आ गया, पावर आ गया तो उसको कंट्रोल रख के अच्छे से संचालन करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कोई भी चीज़ 4 दिन का रहता है। हम तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी देखे, बड़े बड़े राजनेता देखे जिन लोग बहुत हाई प्रोफाइल थे और उनके नीचे डाउनफॉल को भी देखे हैं। इतने साल के अनुभव में मैंने बहुत लोग को देखा कि लगा कि यार इतना बड़ा आदमी है, उसके बाद उसका क्या स्थिति बना, उसको भी हम लोगों ने देखा है। तो फ्रेंड्स, ये तो रही बात डिटेल में नीलम भैया से। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमको नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू। नमस्कार।